स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS पे। मेरा नाम है वसु कटारा। आप सबके लिए आज से एक नई सीरीज शुरू हो रही है। इसका नाम है इंडिया नॉमिक्स। जितना इसका यूनिक नाम है उतना ही यूनिक सर्विसेज ये आपको प्रोवाइड करेगी, जहां पे सबसे मुश्किल किताब है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की, जैसे कि रमेश सिंह हो गई। रमेश सिंह इज अ वेरी डिफिकल्ट बुक टू अंडरस्टैंड। भाषा बिल्कुल आसान नहीं है। अगर आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टेक्निकल नेचर का है। मैंने कई बच्चों से बात करी है, आज तक 50,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ा चुका हूं, और उनसे पूछा कि सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लगता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स। तो ज्यादातर बच्चों का यही जवाब होता है कि सर इकोनॉमिक्स हमें बड़ा मुश्किल लगता है। हो सकता है इसका रीजन है कि उनका उसमें बैकग्राउंड नहीं है, कि 11 12th उन्होंने साइंस से करी या आर्ट से करी, और इस वजह से उनका बैकग्राउंड नहीं है। दूसरी बात, किताबें अच्छी नहीं है। एक बुक मैंने अभी आपको रमेश सिंह दिखाई, एक और बुक है नितिन सिंघानिया सर की, इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया। अब इस बुक की खासियत यह है कि इसकी भाषा बहुत आसान है, पर यह पॉपुलर उतनी नहीं है, लोग इतना नहीं पढ़ते, लोग ज्यादातर रमेश सिंह को प्रेफर करते हैं। और उसके अलावा एक और बड़ी दिक्कत होती है कि इन दोनों किताबों को समझने के लिए आपकी एनसीईआरटी 11वीं और 12वीं कक्षा की अच्छे से कवर होनी चाहिए। अगर आपने एनसीईआरटी कवर नहीं करी है तो आप ये बुक्स भी नहीं समझ पाओगे। तो मैंने जो फाइनल किया, आप सबके लिए प्लान किया, इन दैट सिनेरियो मैंने सोचा कि 11 12th की एनसीईआरटीज, रमेश सिंह, नितिन सिंघानिया, ये सारी किताबें एक सिंगल सीरीज के अंदर, जिसमें 60 to 70 लेक्चर्स बनेंगे, 60 से 70 लेक्चर होंगे। आज पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू दिस होल सीरीज। इस लेक्चर के अंदर मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है, इकोनॉमिक्स एक डिस्मल साइंस क्यों कही जाती है। और ये सेशन उन लोगों के लिए जो कि बाइलिंगुअल हैं, जो कि द्विभाषी हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, या सिर्फ इंग्लिश जानते हैं, सिर्फ हिंदी जानते हैं, इन सब के लिए बेनिफिशियल होगी। तो अगर आप हिंदी भाषी भी हैं, आपको समस्या नहीं आएगी, हम हिंदी में भी पारंगत। आई एम प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश एज वेल, सो आई एम गोइंग टू व्हाटएवर आई एम टीचिंग टेल यू इन ए बाइलिंगुअल वे, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझाऊंगा। दूसरी बात, मैं हूं कौन? मेरा नाम वसु कटारा है, स्क्रीन पे आप नाम देख पा रहे हैं। आपकी तरह मैं भी यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट रह चुका हूं क्योंकि अपनी एक बहुत बड़ी जिंदगी यूपीएससी प्रिपरेशन में लगाई। कई बार अलग अलग स्टेजेस से गुजरा, इंटरव्यू स्टेज तक भी पहुंचा, बट अनफॉर्चुनेटली एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। चलिए कोई बात नहीं, आप सबको पढ़ाने का मौका मिला, वही बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट पॉइंट, आई बीन टीचिंग फॉर द पास्ट 5 to 6 years यूपीएससी एस्पिरेंट्स इन डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन में अलग अलग जगहों पे मैंने बच्चों को इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं। और इकोनॉमिक्स मेरा बैकग्राउंड भी रहा है, मेरा ऑप्शनल भी रहा है। तो आप सबको मैं गाइड करूंगा जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स के, इंडियन इकोनॉमी के पोर्शन के लिए। आपको ये किताबें अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप मेरे क्लास के नोट्स लें, मैं आपको टेलीग्राम पे, अच्छा नोट्स कहाँ दिए जाएंगे? नोट्स मेरे क्लास के टेलीग्राम ग्रुप पर। ये वसु कटारा स्टडी IQ आपको ग्रुप दिख रहा है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। और इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, वसु.कटारा के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। एक ही आईडी है, मेरे नाम से है, कोई फेक आईडी मत फॉलो कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पर भी वसु कटारा स्टडी IQ, वसु कटारा स्टडी IQ टेलीग्राम पे लिखोगे तो अचीव यूपीएससी के नाम से एक ग्रुप आपको देखने मिलेगा। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दूं कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब 300 दिन के करीब समय बचा है 2024 के सिविल सर्विस एग्जाम के अटेम्प्ट में, और 2025 के सिविल सर्विस एग्जाम के अटेम्प्ट में भी अब बहुत कम टाइम रह गया है। अगर अभी से शुरू करोगे तभी जाकर आप 4-5 घंटे डेली ऑन एन एवरेज पढ़कर 2024 या 2025 की तैयारी कर सकते हो। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की कवरेज कराई जाती है P2I बैच में, इसके बारे में मैं बाद में भी बताऊंगा। शुद्ध हिंदी में, प्योर इंग्लिश में, एंड बाइलिंगुअल इंग्लिश के अंदर लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, बैचेस अवेलेबल होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए जाते हैं। मेंस की भी गाइडेंस दी जाती है, टेस्ट सीरीज दी जाती है, क्रैश कोर्स दिया जाता है, और इंटरव्यू की भी हम प्रिपरेशन कराते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सब इसी में इंक्लूडेड रहता है। 29,999 का कोर्स अवेलेबल है। आप वसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड यूज करके एडमिशन ले सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी उपलब्ध है। बस आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी किसी यूपीएससी कोर्स में एडमिशन लेना चाहें हमारे स्टडी IQ के, तो प्लीज वसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड यूज करिएगा। और स्टडी IQ के कोर्सेज में और किसी जगह पर जाकर अप्लाई मत करिएगा।
बच्चे पूछेंगे सवाल कि आप मेरा ही सेशन क्यों देखें, रमेश सिंह और नितिन सिंघानिया और एनसीईआरटी को कवर करने के लिए। उसका रीजन ये है कि बहुत आसान भाषा में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपके साथ टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे, एक एक चीज बारीकी से डिस्कस की जाएगी। तभी मैंने क्या बोला, 60 से 70 लेक्चर, 60 टू 70 लेक्चर्स डाले जाएंगे। प्रयास ये रहेगा कि क्लासेस की फ्रीक्वेंसी लगभग डेली रहे, लगभग रोज एक क्लास आए। पर बीच बीच में एक्चुअली क्या होता है, मैं P2I बैच में भी पढ़ा रहा होता हूँ, तो कई बार P2I बैच में पढ़ाते टाइम आप सबके लिए यूट्यूब की वीडियोस रिकॉर्ड कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 3-4 घंटे उसमें डेली के मेरे चले जाते हैं। फिर नंदलेस आप सबके लिए प्रयास मेरा यही रहेगा कि आपको सारी चीजें, सारे टॉपिक जब भी मैं कवर कराऊं तो आपको डेली बेसिस पर ये वीडियोस मिले और बहुत आसान भाषा में मिले। चलिए अब ज्यादा समय नहीं लगाते, शुरू करते हैं। फाइनली बस एक चीज कहना चाहूंगा कि ये यूपीएससी, पीसीएस, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एनी स्टेट पीसीएस एग्जाम जो भी आप तैयारी कर रहे हो, उन सब के लिए आपके लिए जरूरी रहेगा वीडियो। या आप डिफेंस एग्जाम की, एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, एफकैट की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। जहां पर भी इकोनॉमिक्स पूछी जाती है उसके लिए क्लैरिटी आपको मेरे लेक्चर्स के थ्रू मिल जाएगी। जैसे एसएससी एग्जाम हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम हो गया, हर जगह वेयर एवर इकोनॉमिक्स इज आस्क्ड, इट इज गोइंग टू हेल्प यू। शुरू करते हैं आज की क्लास के साथ। पहली बात तो, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। यूपीएससी प्रिपरेशन करने का आपने जो फैसला लिया है वो फैसला अच्छा है, क्योंकि आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के बाद कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्राप्त कर सकते हैं जो एक नॉर्मल व्यक्ति कॉर्पोरेट लाइफ में या और किसी जगह पे नहीं प्राप्त कर पाएगा। मैं खुद एक असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी कर चुका हूं और खुद सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करके एक इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर, एक डिप्लोमेट बनने का सपना देख चुका हूं। सपना पूरा नहीं हो पाया, चंद नंबर से रह गया, चंद मार्क्स से रह गया, पर कोई बात नहीं। जीवन में आगे बढ़ते रहना यही जीवन की रीत है। आप सबको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बस आगे बढ़ते जाइएगा। मैं ज्यादा आपको मोटिवेशन नहीं देना चाहता, बिकॉज एक्सटर्नल मोटिवेशन का कोई फायदा नहीं होता। अंदर से खुद से मोटिवेशन आना चाहिए, जज्बा आना चाहिए। तो मैं बस यही कहूंगा, 1 से 2 अटेम्प्ट अच्छी तरह लगाओ कि उसमें एग्जाम निकले ही निकले। पूरी जिंदगी नहीं लगा देनी है यूपीएससी के लिए, अच्छे से 1 से 2 अटेम्प्ट निकालो। और इकोनॉमिक्स में आपको अब समस्या नहीं आएगी, एटलीस्ट मैं इसमें आपकी हेल्प करूंगा, ये सुनिश्चित करूंगा। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज इकोनॉमी। ये दो शब्द हैं, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स। हमने आज तक कितनी बार सुने हैं, पर इसका मतलब जानते हैं आप लोग। पहली बात तो, इकोनॉमी का मतलब, इकोनॉमी ग्रीक शब्द से आता है। आपको पता है यूरोप की कई सारी भाषाएं, लैटिन, ग्रीक, अलग अलग भाषा है। ग्रीस के अंदर जो बोली जाती है वो ग्रीक भाषा है। उसमें ओइकोनोमिया नाम का एक टर्म होता है, जहां पे ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, हमारा घर, और नोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट। अब आप लोग अभी फिलहाल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, मम्मी पापा एक मंथली बजट दे देते होंगे आपको, या पॉकेट मनी दे देते होंगे आपको कि बेटा ये 5,000, 10,000, 20,000 रुपए जो भी है इतना रखो, अपने पूरे महीने का खर्चा निकाल लेना। ऐसा होता है आप सबके साथ। मम्मी पापा के पास भी एक बजट होता होगा जिसके तहत वो पूरा अपना घर चलाते हैं। तो मतलब वो पूरा घर अगर चला रहे हैं, उनके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, सीमित संख्या में पैसा उपलब्ध है, और उस पैसे को इस्तेमाल करके वो पूरे घर को चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। इकोनॉमी भी तो इसी प्रकार से है। देश में हमारी सरकार के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, सीमित संख्या में पैसा है, और उस पैसे का इस्तेमाल करके सरकार, आप, मैं, हम जैसे 140 करोड़ लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए मैनेज कर रहे हैं। सो दिस इज इकोनॉमी। ये डेफिनेशन होती है इकोनॉमी की। अब आपको इकोनॉमी की एक बेसिक डेफिनेशन पता चली है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिक्स को, अब इकोनॉमी और इकोनॉमी दोनों का फर्क बता दूंगा। इकोनॉमिक्स को डिसमल साइंस कहा गया है, पुअर साइंस, डिसमल साइंस। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं Na और Cl को मिलाऊंगा तो NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम और क्लोराइड को अगर मैंने मिलाया तो कॉमन सॉल्ट, नमक जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है, वो बन जाएगा। देयर इज नो अदर वे अराउंड। एक प्रिंसिपल आपने फॉलो किया साइंस का तो नतीजा हमेशा वही मिलेगा आपको। बट इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स एक बड़ा जनरल सब्जेक्ट है, जिसमें आप अगर एस्टिमेट करते हो कि अगर ये आपने किया, एक स्टेप 1 उठाया, कदम उठाया, उससे एक रिजल्ट, एक पर्टिकुलर टाइप का रिजल्ट आप अचीव कर लोगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हमारी अर्थव्यवस्था में। इंटरेस्ट रेट किस पे? जो लोन आप और मेरे जैसे लोग लेते हैं।
अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, 8% होता था, मान लो 10% हो गया, तो आम जनता जो 8% पे लोन अफोर्ड कर सकती थी, क्या वो 10% पे अफोर्ड कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। कई ऐसे लोग होंगे जो कि लोन ले ही नहीं पाएंगे। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होगा, लोग जो पहले धड़ल्ले से इन अ वेरी बिग वे लोन ले रहे थे बैंकों से, अब वो लोन नहीं ले पाएंगे। और अब अगर वो लोन नहीं ले पाएंगे तो वो खर्चा नहीं कर पाएंगे। घर, गाड़ी, बाइक, मोबाइल फोन, इन सब के ऊपर खर्चा कम हो जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से आप महंगाई कंट्रोल कर सकते हो, ये इकोनॉमिक्स का एक प्रिंसिपल है। बट ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता। बट हमेशा ऐसा नहीं होता कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से महंगाई कंट्रोल में आएगी ही आएगी। आपको देखने मिलता है कि सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े आर्थिक पंडित जो लोगों को सजेशन देते हैं, जरूरी नहीं है ऐसा हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स कभी भी जरूरी नहीं है कि 100% ट्रू या परफेक्ट आंसर देगी, 100% परफेक्ट रिजल्ट देगी। इसीलिए इसको डिसिमल साइंस कहा गया है। आप एडवांस में कई चीजों के बारे में एडवांस में भविष्यवाणी नहीं कर सकते, फोरकास्ट नहीं कर सकते। एक एग्जांपल देता हूं, कोविड-19 आया, सैनिटाइजर के दाम आसमान छूने लगे, मास्क के दाम आसमान छूने लगे, ऑक्सीजन के सिलेंडर मिलने ही मुश्किल हो गए, आसमान छूने लगे। ये एक दवाई आती है, कोविड के टाइम पे इस्तेमाल हो रही थी, एम्फोटेरिसिन बी, ये दवाई है, कोविड के समय इस्तेमाल की जा रही थी। इसके दाम आसमान छू गए। कोई पहले से प्रिडिक्ट कर पाया? कोई पहले से बता पाया? कोई पहले से इस चीज को मैनेज कर पाया? नहीं ना। इसीलिए तो कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स एक डिसमल साइंस है, कि आप एडवांस में नहीं बता पाओगे कि आने वाले समय में आपके साथ क्या हो सकता है। इसलिए इसको फेल्ड साइंस भी कहा जाता है। ऐसा विज्ञान जिसमें नतीजा आपको जरूरी नहीं है जो आप चाहते हो वही मिले। अमेरिका में 2008 में आर्थिक संकट आया। यह समय था जब दुनिया तरक्की के रास्ते पे, ग्रोथ के रास्ते पे जा रही थी, और अचानक से अमेरिका के अंदर जैसे ही एक इकोनॉमिक क्राइसिस आती है, पूरे दुनिया पर उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अमेरिका के अंदर बैंक्स लॉस में जा रहे थे, अमेरिका के अंदर बैंक फेल हो रहे थे, अमेरिका के अंदर लोगों ने बैंकों से जो लोन लेकर घर खरीदे हुए थे उनकी किस्तें तक नहीं चुका पा रहे थे, उनकी नौकरियां जा रही थी, पर उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ा। चाहे सिंगापुर हो, चाहे इंडिया हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे ब्रिटेन हो, कोई भी देश हो, आपस में आज दुनिया इतनी इंटरकनेक्ट हो चुकी है। तो क्योंकि आप पहले से डिफाइन नहीं कर पाते, क्योंकि आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि आखिरकार किसी भी इकोनॉमी में क्या होगा, इसीलिए इसे एक डिसमल साइंस कहा जाता है, एक फेल्ड साइंस कहा जाता है। इंडिया में महंगाई बढ़ने लगती है, क्या आपको लगता है सरकार चाहती है महंगाई बढ़े? क्योंकि सोचो ना क्या रिजल्ट होता है जब भी इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ती है, सरकार के लिए एक पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो जाती है। जनता सरकारें बदल देती है अगर जनता को महंगाई ज्यादा देखने मिले। आम जनता, कॉमन पीपल, इफ दे आर अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन प्राइसेस, द गवर्नमेंट हैज टू गो। ऐसा होता है ना, आपने देखा है, अनुभव किया है। तो इसीलिए महंगाई एक ऐसा मुद्दा है, हर देश, हर सरकार उसे खत्म करना चाहती है, पर क्या कर पाते हैं? नहीं। इनफैक्ट अगर मैं एग्जांपल दूं, जिम्बाब्वे नाम का एक देश है, क्रिकेट खेलते हैं उनके साथ हम। जिम्बाब्वे में 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन डॉलर तक का नोट छापना पड़ा। वेनेजुएला नाम का एक देश है, वेनेजुएला के अंदर तेल इतना सस्ता और पानी इतना महंगा हो गया कि आम जनता अफोर्ड नहीं कर सकती। तेल खाने पीने से सस्ता है, तेल थोड़ी ना पी सकते हैं, तेल इन द सेंस क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, वो इतना सस्ता और बाकी चीजें इतनी महंगी। इकोनॉमी लगभग कोलैप्स के कगार पे चली गई वेनेजुएला के अंदर। तो मतलब पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको एक फेल्ड साइंस, इसीलिए इसको एक डिसमल साइंस कहा जाता है। डिप्रेसिंग है, प्रॉपर आंसर्स नहीं दे पाता, एक तरीके की रिडल, रिडल समझते हो, एक तरीके का अनएक्सपेक्टेड, अननोन पजल बना हुआ है। बट हम इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस, आज मानवता के लिए जो है इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस, क्या उसे नजरअंदाज कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। इकोनॉमिक्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग देशों में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करता है। इसको क्रिटिसाइज भले ही किया गया हो, पर ऐसा नहीं है कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ही नहीं क्योंकि इसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, इसको अनप्रेडिक्टेबल मानते हो, ऐसा नहीं है।
मानता हूं 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आई अमेरिका में आज भी बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं। 3 बैंक तो अभी फिलहाल पिछले साल बंद पड़ गए, इस साल और पिछले साल 3 बैंक्स अमेरिका में फेल हो चुके हैं। पूरी यूरोप में मंदी के हालात है। तो क्या इकोनॉमिक्स को देखना छोड़ देंगे कि हमें करेक्ट आंसर नहीं दे पा रही है? नहीं, इसको हमें रेगुलरली ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए पढ़ते रहना, समझते रहना जरूरी है। अब आप अखबार में कई सारे बड़े बड़े शब्द समझते हो, नेशनल इनकम, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम, ये आपको समझाते हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में। जैसे मैं अगर बोलूं कि पाकिस्तान की जीडीपी 10% से बढ़ गई, मतलब पाकिस्तान पहले से 10% ज्यादा पैसा कमा रहा है। मैं जो भी इकोनॉमिक टर्म आपके सामने रखूंगा वो किसी ना किसी रियलिटी से जुड़ी हुई चीज को सिग्निफाई करेगा। इसलिए इकोनॉमिक्स को ना पढ़ें, ये हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। वी हैव टू स्टडी इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, राइट। दुनिया में कोई भी चीज हो तब भी आपको पढ़ना होगा। अच्छा, दूसरी बात, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स एंड इट्स नुआंसेस, बारीकियां जो होती हैं इकोनॉमिक्स की, वो हमें पढ़ना समझना जरूरी होता है, खास तौर पे उनके लिए जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। आप लोगों का बैकग्राउंड नहीं है तो इस वीडियो के थ्रू बन जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर एमए इकोनॉमिक्स भी कर लोगे तब भी प्रॉब्लम्स का सटीक आंसर ढूंढ पाओगे। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, ये बहुत फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट है जिसमें बदलाव हर दिन डेली बेसिस पर आते रहते हैं। अब अगली जो हमें डेफिनेशन समझनी है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिफरेंस। इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम सुबह उठते हैं, दिन भर में कितनी चीजें करते हैं जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कितनी चीजें करते हैं जो कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सुबह सुबह उठकर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, राइट। इसके बाद हो सकता है आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कहीं भी जाओ, राइट। तो उस समय जब आप ऑटो करके जा रहे हो या अपनी गाड़ी से पेट्रोल डीजल जला के जा रहे हो, तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपका पैसा खर्च हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट मंदिर में जाके मत्था टेकना, गुरुद्वारे में जाके, चर्च में जाके, मस्जिद में जाके, ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इससे कोई पैसा थोड़ी ना कमा रहे हो, वो अलग बात है। आप बोलते हो भगवान जी ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरी लॉटरी लगा दो, वो अलग बात है। बट इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें आप कोई इकोनॉमिक बेनिफिट या पैसा नहीं कमा रहे हो। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हमें समझने होते हैं और इकोनॉमिक्स में खास तौर पे समझने होते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज से कमाया गया पैसा, उसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो, उसको आप देख सकते हो और बता सकते हो। जैसे ये शेफ हैं, ये 30,000 रुपए महीना सैलरी प्राप्त करते हैं एक रेस्टोरेंट में खाना बनाने के लिए, इन्हें इतना पैसा मिलता है। बट यही अगर कोई लेडी होती, मदर होती, या कोई भी पर्सन होती, हस्बैंड वाइफ, कोई भी है, वो अगर घर पे खाना बना रहे हैं तो उसका उन्हें पैसा नहीं मिल रहा, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर एक शख्स किसी स्कूल में, कॉलेज में या स्टडी आईक्यू में पढ़ाए और उसको सैलरी मिले उसके बदले में, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वही शख्स अपने ही बच्चे को घर पे पढ़ाए, उसके बदले फीस थोड़ी ना दे रहा है, उसके बदले फीस थोड़ी ना मिल रही है, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ये दोनों के बीच का फर्क आपको समझना है, बेसिक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना है। दूसरी चीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारे जिंदगी से जुड़ी हुई वो एक्टिविटीज हैं जहां पर हम प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं गुड्स का, सर्विसेज का। एक डॉक्टर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको फीस मिलती है उसके बदले। एक वकील भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको फीस मिलती है उसके बदले। वो कोई आपको गुड्स नहीं सेल कर रहे, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। टीचर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। ऐसे ही केमिस्ट की दुकान पे जाकर आप दवाइयां खरीदते हो, वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हो, वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी गुड्स, सर्विसेज, वस्तुएं और सेवाएं, इन दोनों से डिराइव कर सकते हो। ऐसे ही कुछ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिनमें आप गुड्स एंड सर्विस तो दे रहे हो पर बदले में कोई मॉनेटरी गेन, आर्थिक लाभ, पैसे का फायदा नहीं ले रहे हो। वो आप कर रहे हो क्योंकि आप में करुणा है, आप में दया है, जिसका मतलब है आप चाहते हैं किसी की हेल्प करना, आपके अंदर अफेक्शन है, यू हैव दैट फीलिंग ऑफ लव फॉर अदर्स, राइट। आप अपने छोटे भाई बहनों की मदद करते हो, इसलिए नहीं कि वो आपको बदले में पैसा देंगे, आप उनसे प्यार करते हैं, सीधी सी बात है। इसीलिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये मनी वैल्यू नहीं, ये इमोशन वैल्यू देखी जाती है। आ रही है बात समझ में? तो इसीलिए दोनों के बीच का डिफरेंस समझना जरूरी है। एक और प्रॉब्लम है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते इकोनॉमिक्स में, इसलिए हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना होता है। तो इकोनॉमिक्स स्टडी
द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। आप और मेरे जैसे लोगों की आर्थिक गतिविधियों को हम इकोनॉमिक्स में क्वांटिफाई कर सकते हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज उनको क्वांटिफाई ही नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपकी एक वर्किंग डेफिनेशन थी। दूसरी बात, एक और चीज सुनिए, ह्यूमैनिटीज मतलब हम सब जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स एक ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है, राइट? ऐसे ही सोशियोलॉजी होता है, ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। यहां पर आपको देखने मिलता है कि अलग अलग डिसिप्लिन, अलग अलग सब्जेक्ट्स जुड़े होते हैं। आप पढ़ तो इकोनॉमिक्स रहे हो, पर इसमें आपको सोसाइटी के एस्पेक्ट भी समझने का मौका मिलता है। समाज हमारा किस प्रकार चल रहा है, कुछ लोग अमीर हैं तो क्यों अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं तो क्यों गरीब हैं। कई सारे आपको एस्पेक्ट्स देखने मिलते हैं सोसाइटी के, सोसाइटी से जुड़े हुए। आपको ज्योग्राफी भी साथ साथ देखने मिलती है। ऐसा क्यों है कि वेस्टर्न कंट्रीज रिच हैं, अमीर हैं? ऐसा क्यों है जिन देशों के अंदर ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, वो अमीर हैं, बाकी देश गरीब हैं, रिसोर्सेज नहीं है उनके पास। कहीं पे लिथियम मिल रहा है, कहीं पे पेट्रोल डीजल निकल रहा है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या क्रूड ऑयल। कहीं कोई देश की इकोनॉमी है जो डायमंड बेच के पैसा कमा रही है, कोई देश की इकोनॉमी है जो सर्विस सर्विस सेक्टर प्रोवाइड करती है, कॉल सेंटर, आईटी कंपनीज, बीपीओज है वहां पे। इंडिया इसके लिए बड़ा पॉपुलर है। तो ज्योग्राफी भी जुड़ा हुआ है इकोनॉमिक्स के साथ, सोसाइटी भी जुड़ा हुआ है इकोनॉमिक्स के साथ, कहीं ना कहीं हिस्ट्री भी जुड़ा हुआ है इकोनॉमिक्स के साथ। 250 साल अंग्रेजों ने हम पे राज किया, 250 साल हमें लूटा, जिस दौरान उन्होंने इंडिया का कितना पैसा, अरे हमारा तो कोहिनूर डायमंड तक उठा के ले गए, कितना पैसा लूट के ले गए। आर दे रिच बिकॉज दे वर ऑलरेडी रिच? नो, दे लूटेड अदर कंट्रीज। क्या वो अमीर हैं क्योंकि हमेशा से अमीर रहे? नहीं, उन्होंने दूसरे देशों के रिसोर्सेस का अपने लिए इस्तेमाल किया, खुद लूट के ले गए। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू, दैट ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, और इसीलिए आपको देखने मिलता है इकोनॉमिक्स और जितने भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं आपस में कनेक्टेड हैं। अब आगे चलने से पहले, इकोनॉमिक्स को आप दो हिस्सों में बांट सकते हो। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो मैक्रो में फर्क क्या है? आप दोनों पढ़ तो इकोनॉमिक्स ही रहे हो, पर दोनों में फर्क यह है, जैसे ये जंगल है, आप इस पूरे जंगल की एनालिसिस करो तो ये मैक्रो एनालिसिस है। मैक्रो मतलब टोटल, मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रो मतलब क्यूमुलेटिव। पूरे जंगल की एनालिसिस, इस पेड़ की, इस पेड़ की, इस पेड़ की, हर पेड़ की एनालिसिस कर रहे हो इन वन सिंगल गो, कि पूरे जंगल को देख रहे हो, पूरे फॉरेस्ट को देख रहे हो। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसा है, क्योंकि आप यहां पर फॉरेस्ट को मैक्रो लेवल पे देख रहे हो। ये एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, पर सिर्फ एक पेड़ को, सिर्फ एक पेड़ को अगर आप ऑब्जर्व करो तो दिस इज लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है पूरे देश के लेवल पर, पूरे कंट्री के लेवल पर अपनी एनालिसिस करता है, और माइक्रो एनालिसिस एक व्यक्ति, आपके लेवल पर, मेरे लेवल पर, या एक कंपनी के, एक फैमिली के लेवल पर एनालिसिस करता है। माइक्रो सुनते ही समझ आ रहा है कि कुछ छोटा है, स्मॉल, समथिंग स्मॉल, और मैक्रो सुनते ही कुछ समझ आ रहा है कि कुछ बड़ा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल व्यक्ति, आप और मैं, हमारे लेवल पर इकोनॉमिक एनालिसिस करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे कंट्री, पूरे देश, पूरी हमारी इकोनॉमी के लेवल पर एनालिसिस करता है। माइक्रो एनालिसिस में आप क्या देखोगे? हर कंपनी को इसकी एनालिसिस करनी पड़ती है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को एनालिसिस करनी पड़ती है, कंज्यूमर का बिहेवियर देखना होता है। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग 1.5 लाख रुपए तक का फोन खरीद लेते हैं, और ऐसा क्यों है कुछ लोग सिर्फ 15,000 20,000 रुपए के फोन में हैप्पी रहते हैं? दैट दिस इज इनफ फॉर मी। यू हैव टू लुक एट दी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंगल, कि कुछ चीजें होती हैं जिनकी होती है स्नॉब वैल्यू। स्नॉब का मतलब है कि दिखाने की, शो ऑफ की, अपील की, कि मेरे पास देखो एप्पल का फोन है, आई हैव अ एप्पल आईफोन, आई हैव अ एप्पल लैपटॉप। आप क्या दिखा रहे हो? आप दिखा रहे हो कि यू आर रिच, यू आर पॉश, यू हैव सच लग्जूरियस आइटम्स विद यू, आपके पास ऐसी विलासता वाली वस्तुएं हैं, ये आप दिखावा कर रहे हो, इसलिए आप खरीद रहे हो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में यही तो देखा जाता है, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, जो ग्राहक है, जो खरीदार है, वो कोई चीज कब खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, यही आप एनालिसिस करते हो, और यही मार्जिनल एनालिसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में आता है। ऑन दी अदर हैंड, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या देखते हो? मैंने क्या बोला? पूरे देश की एनालिसिस,
अच्छा, मुझे अगर सवाल आपसे मैं पूछता हूं, मुझे अगर पता करना है इंडिया की इकॉनमी बड़ी है, चाइना की इकॉनमी बड़ी है, पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी है या यूएस की इकॉनमी बड़ी है, इनमें से कौन सी इकॉनमी ज्यादा बड़े लेवल पे ग्रो कर रही है, तो आप क्या जवाब दोगे? ऑफ कोर्स यूएस की है फिलहाल, फिर चाइना, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान। ऐसे आप एक आंसर दे पा रहे हो, क्यों दे पा रहे हो? आपके पास जीडीपी नंबर्स हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, मतलब साल भर में एक देश जो पैसा कमाता है वो आपके पास पूरा रिकॉर्ड है, और उस हिसाब से आप बता पा रहे हो कि ये अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है। ये कहां से आई? ये आई मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम अकाउंटिंग करके, नेशनल इनकम पता करके। तो ये जब आप देश भर के लेवल पर आप ऐसे जानकारी दे पा रहे हो तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। जब एक इंडिविजुअल, जब एक व्यक्ति के लेवल पे प्राइस कितना है अलग अलग चीजों का, कॉस्ट कितनी है, आप 1.5 लाख का फोन बेच रहे हो, लोग खरीदने तैयार है, मतलब वो मैक्सिमम प्राइस है जिस पर लोग पैसा देकर पेमेंट करने तैयार हैं, तो आप एक व्यक्ति के लेवल पे पढ़ रहे हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स सिंपल है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि 140 करोड़ लोगों का देश है, इतने बड़े ग्रुप को आप स्टडी कर रहे हो, इट्स नॉट एन इजी टास्क। माइक्रो सिंपल है, मैक्रो मुश्किल है। आपके एग्जाम के लिए माइक्रो मैक्रो दोनों इंपॉर्टेंट है, पर माइक्रो इकोनॉमिक्स हम अपने लास्ट के चैप्टर्स के साथ करेंगे। अभी हम सब्जेक्ट्स प्रायोरिटी वाइज कर रहे हैं कि इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी, फिर नेशनल इनकम पढ़ेंगे, फिर मैं तुम्हें इन्फ्लेशन पढ़ाऊंगा, फिर बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये सारे टॉपिक्स, टैक्सेशन कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, टैक्स क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे हम ना प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स पहले पढ़ रहे हैं, प्रायोरिटी एरियाज पहले पढ़ रहे हैं जिन पे क्वेश्चन ज्यादा निकलते हैं। आई बात समझ में? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप एक लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, शुरुआती स्टेज पे, शुरुआती स्तर पे देख रहे हो, आप चीजों का प्राइस एनालिसिस कर रहे हो। मैंने बताया ना, आईफोन खरीद रहे हैं तो क्यों खरीद रहे हैं? मैक्रो लेवल पर आप पूरे देश की इनकम की एनालिसिस कर रहे हो। माइक्रो लेवल पर एक व्यक्ति है, मैक्रो लेवल पे पूरे देश, पूरी इकोनॉमी है जो कि बढ़ते जाएगी। अब आप इस एग्जाम्पल को रियल लाइफ में समझ पाए कि मैंने बोला एक जंगल, पूरे जंगल की एनालिसिस कर रहे हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, और सिर्फ एक पेड़ की, सिंगल ट्री की एनालिसिस करो जैसे एक सिंगल इंसान की कर रहे हो तो वो माइक्रो एनालिसिस है। दोनों के बीच में आपको समझ आ गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं माइक्रो को हिंदी में, और मैक्रो को हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। डेफिनेशन भी आपके लिए लिख दी है मैंने, यही एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको मैंने समझा दी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस देखा जाता है, चीजों का दाम। मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे कंट्री लेवल की बात करते हैं, देश में बेरोजगारी कितनी है, देश की इनकम कितनी है, ये देखते हैं। आई थिंक ये सबको क्लियर हुआ है। आगे चलें। अब हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक सिस्टम्स अलग अलग टाइप के दुनिया में कौन से होते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम्स को समझने से पहले एक बारी हम डिफरेंस समझ रहे हैं इकोनॉमी का और इकोनॉमिक्स का। देखो, जब मैं बोल रहा हूं इंडियन इकोनॉमी, मतलब मैं पूरे भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बता रहा हूं। इंडियन इकोनॉमी इज अ रियल लाइफ टर्मिनोलॉजी। जब मैं प्रैक्टिकल पॉइंट आपको बता पा रहा हूं कि इंडियन इकोनॉमी इतनी बड़ी है, 1 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, राइट। इकोनॉमी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। आप कोई भी इकोनॉमिक्स का टर्म देखते हो, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, इसको बता तो रहे हो, पर प्रैक्टिकल फायदा क्या है इसको पढ़ने का, वो इकोनॉमी से सिग्निफाई कर पाते हो। जैसे मैं कभी ऐसे बोलता हूं चाइना की इकोनॉमिक्स, कभी मैं ऐसे बोलूंगा पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स नहीं। न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे तो आप देखोगे चाइनीज इकोनॉमी, पाकिस्तान इकोनॉमी। जब आप बात कर रहे हो किसी इकोनॉमी की तो एक डिफाइंड टेरिटरी, एक डिफाइंड एरिया है कि हमारे पड़ोस का देश चाइना, हमें पता है कितना एरिया है, कितनी जमीन है, एक डिफाइंड देश की बात कर रहे हो। ये है चाइनीज इकोनॉमी के बारे में। इंडियन इकोनॉमी, इंडिया का आपको पता ही है कितना एरिया है, 140 करोड़ लोगों की टेरिटरी है, उसकी बात कर रहे हो तो इंडियन टेरिटरी को डिफाइन कर रहे हो। इकोनॉमी में आप टेरिटरी का कॉन्सेप्ट, जोग्राफिकल लोकेशन का, अरे भौगोलिक क्षेत्रफल का, अरे जमीन का, अरे देश का कॉन्सेप्ट देख रहे हो। इकोनॉमी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अलग अलग इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को समझा सके। पर वही अगर मैं बोलूं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसको 11वीं 12वीं में सब्जेक्ट के तौर पे लेते हो, जिसको कॉलेज में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हो। मैंने भी एमए इकोनॉमिक्स करी है, आई हैव डन माय बैचलर्स मास्टर्स इन कॉमर्स, अगेन एमए इकोनॉमिक्स करी है। तो वो सब्जेक्ट्स जब पढ़े थे तो थ्योरेटिकल रीडिंग थी, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना, कॉस्ट क्या होता है, प्राइस क्या होता है।
एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, पॉवर्टी क्या होता है, तो ये सब इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में आता है। इकोनॉमिक्स में आप कंज्यूमर बिहेवियर देख रहे हो, देश का मिजाज क्या है वो देख रहे हो, और उसे कई सारे टूल्स से स्टडी करते हो। जैसे एक टूल होता है मार्जिनल एनालिसिस, एक टूल होता है मार्जिनल एनालिसिस कि आज तक हमारे देश में 100 यूनिट उत्पादन हो रहा था 6 रुपए पर यूनिट के दाम पे। एक फैक्ट्री है जहां पर 6 रुपए का एक यूनिट बनता है, 100 यूनिट बनते हैं। अगर 101वां यूनिट बनाया तो कितनी कॉस्ट होगी और उसे किस दाम पे बेच पाओगे, ये आप इकोनॉमिक्स के तहत, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के तहत स्टडी करते हो। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स की जब हम बात कर रहे हैं, हम एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की जिसमें अलग अलग टूल्स, अलग अलग मेथड्स, अलग अलग उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। मैथ्स भी है, मैथ्स में आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये क्या है, टूल्स है मैथ्स के। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में अलग अलग टूल्स आते हैं। तो जब भी आप किसी देश की बात करो, प्रैक्टिकल पॉइंट की बात करो, तो आप इकोनॉमिक्स की नहीं, इकोनॉमी की बात कर रहे हो। इकोनॉमी प्रैक्टिकल है, इकोनॉमिक्स थ्योरेटिकल है। ये बात सबको क्लियर हुई होगी। अब आते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पे कि दुनिया के अंदर मैंने बताया अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम्स चलते हैं। बेस्ट एग्जांपल, यूएस के अंदर कैपिटलिज्म फॉलो किया जाता है, चाइना के अंदर कम्युनिज्म फॉलो किया जाता है, सोशलिज्म उसका एक हल्का वर्जन है, कम्युनिज्म उसका एक बड़ा वर्जन है, और इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया जाता है। आखिरकार इनका मतलब क्या है? देखो, जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, शुरुआती स्टेजेस में सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति जिनको श्रेय मिलता है, क्रेडिट मिलता है पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स रखने का, तो वो है चाणक्य ऋषि। आपके चाणक्य ऋषि के द्वारा अर्थशास्त्र नाम की एक ग्रंथ लिखा गया जो कि पॉलिटिकल थ्योरी से ज्यादा जुड़ा हुआ है। पर कोई देश, कोई राष्ट्र, कोई किंगडम कैसे चलाया जाए, एक राजा उस किंगडम को कैसे रूल करे, ये चाणक्य के अलग अलग बुक के अंदर चैप्टर्स के थ्रू पता चलता है। बट फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, आज की अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था का जो पूरा सब्जेक्ट है, उसके फादर किसको कहते हैं? वो कहा जाता है एडम स्मिथ को। चाणक्य तो हिस्टोरिकली अर्थशास्त्र नाम की बुक लिख गए हैं, पर अगर कभी बाय चांस क्वेश्चन बनता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है एडम स्मिथ को। 1776 के अंदर इन्होंने किताब लिखी, इन्होंने एक बुक लिखी, जहां पर ये जानना चाहते थे कुछ देश अमीर हैं तो क्यों हैं, कुछ देश गरीब हैं तो क्यों हैं। अमीरी और गरीबी का एनालिसिस करना चाहते थे, और तब इन्होंने एन इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की बुक लिखी। इनकी बुक में एन इंक्वायरी ये लिखा, इनटू द वेल्थ ऑफ द नेशंस, आज से 250 साल पहले इन्होंने जानने की कोशिश करी कि कोई अमीर देश है तो क्यों है। अपने सिद्धांत को, जो हम कहते हैं मार्केट इकोनॉमी का सिद्धांत, मार्केट इकोनॉमी का मतलब है कि सब कुछ मार्केट के हाल पे छोड़ दो, सरकार को इकोनॉमी में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये कहते थे इट इज द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू नॉट टू बी इन बिजनेस, कि सरकार का व्यापार करने का उद्देश्य बनता ही नहीं है। गवर्नमेंट का काम है सिर्फ देश को कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखना। बिजनेसमैन बिजनेस कर सकते हैं, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। जिस टर्म को कहा जाता है लाइसेंस, लाइसेंस फायर, लाइसेंस फायर का मतलब होता है लेट इट बी, अपने हाल पे छोड़ दो, कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, गवर्नमेंट किसी भी तरीके से इकोनॉमी में हस्तक्षेप ना करे। अगर फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम की कहीं से शुरुआत हुई है तो एडम स्मिथ की इस बुक के द्वारा, एन इंक्वायरी इनटू द वेल्थ, इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशंस नाम की किताब से हुई है। इन्होंने कहा अरे किसी बिजनेसमैन का, किसी व्यापारी का सेल्फ इंटरेस्ट है, खुद का इंटरेस्ट है, खुद का लालच है, पैसे कमाने की इच्छा है, जो उन्हें मोटिवेट करती है, उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने के लिए मजबूर करती है। वो इच्छा ही हमारे समाज में अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट क्यों होता है? क्योंकि लोगों की इच्छा है कि कुछ और बेहतर उन्हें मिले, कुछ और बेहतर वो प्राप्त कर सकें।
बड़े बड़े बिजनेसमैन चाहते हैं हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें देना। पहले एक सिंगल कैमरा वाला फोन आता था, एक पीछे कैमरा होता था, काम खत्म। फिर एक फ्रंट कैमरा आया, फिर पीछे एक और कैमरा डाल दिया, वाइड एंगल लेंस, फिर एक और कैमरा डाल दिया। चार चार पांच पांच कैमरा वाले फोन आजकल आ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? आप सबकी जरूरतें समझते हुए कि आपको सेल्फी लेनी है, राइट, लाइक दिस, यू नो, यू वांट टू क्लिक, आई नो यू ऑल टेक सेल्फीज, आई नो यू यूज द बैक कैमरा वाइड एंगल इमेज के लिए। तो आपकी जरूरत थी, उस जरूरत को पूरा करते करते बिजनेसेस ने, कंपनीज ने उन जरूरतों के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी बनाई। तो एक बिजनेसमैन अपने लालच के लिए काम कर रहा है कि वो ज्यादा पैसा तुमसे कैसे निकाल सके, और तुम लोग अपना इंटरेस्ट चाहते हो कि अब तुम्हें नई नई चीजें, नई नई बेटरमेंट मिले, नई नई फैसिलिटीज मिले, टेक्नोलॉजी मिले। आज तुम्हारी हर जरूरत के लिए तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो ये जो मोटिवेटिंग फैक्टर था ना, ये कैपिटलिज्म से पैदा होता है, जहां पर आप चाहते हो कोई नई चीज बना के कंज्यूमर्स तक ले जाना, बेचना और उनसे पैसा कमाना। बिजनेसमैन ये चाहते हैं, और बिजनेसमैन सरकार का, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं चाहते। एडम स्मिथ का कहना था स्पेशलाइजेशन होना चाहिए इकोनॉमी में। स्पीड बढ़ती है काम करने की, स्पीड ज्यादा बढ़ती है काम करने की। अब कोई एक्सपर्ट है, कोई स्पेशल है, कोई व्यक्ति जिनके पास विशेष नॉलेज है। मैं इकोनॉमिक्स का एक फैकल्टी हूं, अगर मुझे आपको पढ़ाना है तो मैं ज्यादा चीजें आसानी से पढ़ा सकता हूं इन कंपैरिजन टू समवन हु डजंट नो इकोनॉमिक्स। तो ये स्पेशलाइजेशन, ये जानकारी होना अलग अलग चीजों के बारे में जरूरी है। एडम स्मिथ यही तो कहते थे, स्पेशलाइजेशन से स्पीड बढ़ती है, क्वालिटी बेहतर होती है। कई सारी चीजें आज चाइना में प्रोड्यूस होती हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी में स्पेशलाइजेशन है। प्रोडक्शन बहुत सस्ते रेट पे, बहुत कम रेट पे कर सकते हैं, राइट। इसीलिए चाइनीज इकोनॉमी की ये स्पेशलिटी कही जाती है। जापान के अंदर अच्छी क्वालिटी की टेक्नोलॉजी मिलती है, सस्ती नहीं होगी, महंगी होगी, पर क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तो इसीलिए एडम स्मिथ ने कहा कि अलग अलग कंट्रीज में सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, और बिजनेसमैन को खुद अपने अंदर एक स्पेशलाइजेशन पैदा करनी है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे कहा जाता है इनविजिबल हैंड थ्योरी। अब सोचो, मैं एक बिजनेसमैन हूं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं काम कर रहा हूं अपने बेनिफिट के लिए। मैंने कोई नई टेक्नोलॉजी इजाद करी। आपके पास ऐसे फोन है कि थोड़ी देर धूप में रख दो, अपने आप सोलर पावर से चार्ज हो जाते हैं, है ना। मैंने ऐसा काम किया, नई टेक्नोलॉजी बनाई। अब इससे कितने लोग जिनके घरों में बिजली नहीं आती, वो बस सूरज में रख दिया उन्होंने फोन और चार्ज हो गया। तो मेरी टेक्नोलॉजी से लोगों को फायदा मिला। गवर्नमेंट यहां पे इन्वॉल्व नहीं हो रही है। मैं भला, अपने भले के लिए काम कर रहा हूं, पर मैं दूसरों का भला करता जा रहा हूं। इनविजिबल हैंड का मतलब है कि कोई चीज धक्का मार के आपको आगे कर रही है, कोई चीज आगे ले जा रही है, जनता को बेटर रास्ते पे ले जा रही है। अब सोचो क्या फायदा होगा बिजनेसमैन जब अपने लालच के लिए काम करेंगे। बिजनेसमैन को चाहिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा पैसा। ज्यादा पैसा चाहिए, उसके लिए वो नई नई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश करेंगे, जिसका प्राइस कम से कम रखने की कोशिश करेंगे, और क्वालिटी ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करेंगे, ताकि लोग उन्हीं से उनका प्रोडक्ट खरीदें। जब सेल बढ़ने लगेगी तो उन्हें अपनी फैक्ट्री, अपनी दुकानें एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा। बिजनेस एक्सपैंड करेंगे, बिजनेस को और बड़ा बनाएंगे, और जब बिजनेस को और बड़ा बनाते जाएंगे, वैसे वैसे उन्हें और स्टाफ और लेबर और लोग हायर करने पड़ेंगे, नौकरी पर रखने पड़ेंगे। तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? समाज की एक बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, वो दूर होगी कि नहीं होगी? क्या बिजनेसमैन लोगों को नौकरी देने के लिए बिजनेस कर रहे हैं? नहीं, वो तो अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, बट उनके द्वारा, उनके सहारे लोगों को फायदा मिल पा रहा है, उनके सहारे लोगों को बेनिफिट मिल पा रहा है, उनके सहारे लोगों को ज्यादा इकोनॉमिक इंसेंटिव मिल पा रहा है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं इनविजिबल हैंड है, ये दिख नहीं रहा, अदृश्य हाथ है। काम अपने लिए कर रहे हैं, पर उनके इस वजह से इकोनॉमी आगे बढ़ते जा रही है। दिस हैंड इज नॉट विजिबल, दे आर डूइंग समथिंग फॉर देमसेल्व्स, बट इट इज अल्टीमेटली इनडायरेक्टली हेल्पिंग द इकोनॉमी। और इसीलिए तो मैंने कहा इनविजिबल हैंड थ्योरी एडम स्मिथ ने दी थी कि बिजनेसमैन अपना काम कर रहे हैं, पर देखो भला वो देश का करते जा रहे हैं। अब वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, सरकार को टैक्स भी तो ज्यादा देंगे, कंपटीशन भी तो ज्यादा रहेगा, प्राइस कम रहेगा, क्वालिटी बेटर रहेगी, समाज की जरूरतें पूरी होंगी, समाज की प्रॉब्लम्स दूर होंगी, और वो खुद भी प्रॉफिट कमाएंगे। तो इसीलिए तो मैंने कहा एक इनविजिबल हैंड होता है हमारी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, जिसको मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। दुनिया का पहला प्रॉपर इकोनॉमिक सिस्टम थ्योरी है ये।
और लाइसेंस फायर है, लाइसेंस फायर का मतलब अपने हाल पे छोड़ दो, सरकार इन्वॉल्व नहीं हो रही है बिजनेस के अंदर। मैंने क्या कहा, सरकार का काम थोड़ी ना बिजनेस में घुसने का। तो प्राइवेट सेक्टर अपने आप स्ट्रांग होता जा रहा है, ज्यादा टैक्सेस नहीं लगाए जा रहे प्राइवेट सेक्टर पे, वरना वो बिजनेस ही नहीं करेंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर पे टैक्स भर दोगे तो बिजनेस नहीं करेंगे। एक और टर्म उन्होंने यूज किया इसी इनविजिबल हैंड की कॉन्सेप्ट को डिनोट करने के लिए, वो है एनिमल स्पिरिट। ये मेरी एनिमल स्पिरिट है। एनिमल स्पिरिट मतलब अंतरात्मा की आवाज। आप कोई काम कर रहे हो, आप एक, जैसे बियर और बुल, ये टर्म यूज किया जाता है शेयर मार्केट में। भालू जब भी किसी पे हमला करता है तो उसे नीचे गिरा देता है पंजा मार के। बियर, बियर कॉन्सेप्ट मतलब कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई चीज नीचे जाएगी। एक होता है कॉन्सेप्ट बुल का, कि जब भी एक बुल, सांड किसी पे सींग मारता है तो उसे हवा में उछाल देता है। तो इकोनॉमी में भी बुल का मतलब है कि कोई चीज ऊपर जाएगी। ये आपकी एनिमल स्पिरिट ही तो है। अब आप बहुत रिस्क लेने वाले आदमी हो तो आपको कहेंगे बुल। हर्षद मेहता को कहा जाता था बिग बुल, रिस्क लेते थे और चीजों, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के दाम बढ़ाने की कोशिश करते थे। और बियर का मतलब आप जानते हो कि आने वाले टाइम में इकोनॉमी सिचुएशन खराब होने वाली है, इकोनॉमी की कंडीशन खराब होने वाली है, आप पैसा मार्केट से अभी निकाल लो। आप डर रहे हो, आप टिमिड हो, आप रिस्क कम ले रहे हो, तो इसे कहेंगे बियर। तो ये एनिमल स्पिरिट ही तो है, जानवरों से जोड़कर आप इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट देख रहे हो, राइट। इससे पता चलता है हु विल इन्वेस्ट इन प्रोडक्टिव एसेट्स एंड व्हाई विल दे इन्वेस्ट, इससे जानकारी मिल पाती है। तो आपको यहां पर काफी प्रोडक्टिविटी, काफी ज्यादा हाई प्रोडक्टिविटी देखने मिलती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेहतर करने की कोशिश की जाती है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के लिए काम किया जा रहा है। यहाँ पे आइडिया क्लियर है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाओगे, क्या उत्पादन करोगे, वो चीज जो जनता खरीदेगी, ज्यादा से ज्यादा दाम पर बेचने की कोशिश करोगे, ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस पे देने की कोशिश करोगे, और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करोगे। यू विल सप्लाई वॉट एवर पीपल आर डिमांडिंग एट द हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस, बेचोगे ताकि ज्यादा पैसा मिल सके। पर इसकी खामी भी यही है। अगर आप इस सिस्टम की बात करते हो एडम स्मिथ के, जो हमारा पूरा मार्केट इकोनॉमी सिस्टम है, एडम स्मिथ की प्रॉब्लम ही यही थी, टू मच एम्फेसिस ऑन प्रॉफिट। 1929 के अंदर अमेरिका में आया ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। अमेरिका थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और सोचती थी कि कभी भी ऐसा कोई समय आएगा ही नहीं कि जहां पर इकोनॉमी डाउन टर्न में जा सकती है, जहां पे आर्थिक हालात का वीक हो सकते हैं, जहां पे इकोनॉमी कमजोर हो सकती है। और देखो 1929 में अमेरिका की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा डिप्रेशन, एक बहुत बड़ा अवसाद आया, ग्रोथ हो नहीं रही थी, बिजनेस चल नहीं पा रहे थे, तरक्की हो नहीं रही थी। ऐसी सिचुएशन में अमेरिका ने कहा कि हम अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए क्या करें, व्हाट शुड वी डू, हाउ शुड वी इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन। सवाल बहुत थे, जवाब था नहीं। तब ऐसे में एक शख्स और निकल के आए जिनका नाम था जॉन मेनार्ड कीन्स, अभी उनके बारे में बात करेंगे। मतलब अमेरिका में 1929 में इतना बड़ा आर्थिक संकट आया, कैपिटलिज्म नहीं बचा पाया, तो दुनिया के अलग अलग देशों को समझ आने लगा कि अब थोड़ी हमें अपनी लाइन बदलनी होगी, वी विल हैव टू चेंज द इकोनॉमिक सिस्टम। सोशलिज्म, कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी बढ़ी, मिक्स्ड इकोनॉमी की आइडियोलॉजी बढ़ी। तो ये नुकसान ही यही है कि कई बारी कैपिटलिज्म का सिस्टम इकोनॉमिक क्राइसिस को प्रिडिक्ट करने में ही फेल हो जाता है। 2008 का एग्जांपल ले लो अमेरिका में, चाहे 1929 का एग्जांपल ले लो, 1929 का। अब आप पूछोगे अमेरिका में क्यों हुआ ऐसा इकोनॉमिक रिसेशन, क्यों इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, क्यों इकोनॉमी कमजोर हुई, उसका एक रीजन था 1914 से 1918, 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी। और जब भी युद्ध होता है देशों के बीच में तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होता है उन कंट्रीज के अंदर, हथियारों का, कपड़ों का। अभी यूक्रेन रशिया वॉर के बीच में युद्ध चल रहा है, यूरोपियन कंट्रीज आके हथियार बेच रही है ना यूक्रेन को कि हमसे हथियार खरीद लो। तो वॉर के टाइम पर, युद्ध के टाइम पे इकोनॉमिक प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, फैक्ट्रियों में दिन रात काम चलता है। पर जैसे ही वॉर खत्म, डिमांड खत्म, अब किसको बेचोगे, ग्रोथ कहां से करोगे, इतना जो लोन उठाकर इतनी बड़ी फैक्ट्री बनाए हो, लोगों को नौकरी पे रखा है, खर्चे कहां से मीट करोगे। अमेरिका में भी यही हुआ 1929 में, इसीलिए उनकी इकोनॉमी बहुत बड़े संकट में चली गई।
तो इसी वजह से कह रहा हूं कैपिटलिज्म के भी नुकसान है। पहला सबसे बड़ा नुकसान किससे इन इक्वालिटी, असमानता बढ़ती है, अमीर अमीर होता जाता है और गरीब गरीब होता जाता है। इकोनॉमी कभी भी स्टेबल तरीके से ग्रोथ नहीं करती है, स्टेबल ग्रोथ नहीं होती है। इकोनॉमी में उतार चढ़ाव, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी बूम कभी बस्ट। बूम मतलब उछाल, बस्ट मतलब गिराव। बूम आ रहा है इकोनॉमी में, ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी की, कभी गिर गई इकोनॉमी। तो ये उतार चढ़ाव चलती रहती है, स्टेबिलिटी नहीं रहती। दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी ए नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कैपिटलिज्म, राइट। दूसरी बात, यहां पर चीजें बेची जाती हैं लोगों की परचेजिंग पावर के हिसाब से। अब कोई गरीब आदमी है, मान लीजिए उन्हें कैंसर है और कैंसर की दवाई है 1 लाख रुपए प्रतिदिन की, और एक्चुअली इतनी महंगी दवाइयां होती हैं और 10 दिन दवाई लेनी है। 1 लाख रुपए वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते दिन का, 10 लाख रुपए की दवाइयां कहां से खरीदेंगे। तो कैपिटलिज्म की वजह से आप ह्यूमन वैल्यूज भूल जाते हो, वेलफेयर नहीं हो पाता, कल्याण नहीं हो पाता, इंसानों का भला नहीं हो पाता। आप वो चीजें परचेजिंग पावर के हिसाब से बेचते हो, परचेजिंग पावर के हिसाब से बेचते हो। इसीलिए कैपिटलिज्म के अंदर खामी है, राइट। कैपिटलिज्म के अंदर सारे बिजनेसमैन साथ मिलकर कम से कम सैलरी पे लोगों से काम करवा सकते हैं, कम से कम वेजेस देके लोगों से काम करवा सकते हैं। वो ये नहीं देखते कि लोग कितने में अपना घर चला सकते हैं, वो ये देखते हैं कि लोग मिनिमम कितना पैसा लेंगे, मिनिमम से मिनिमम पे करो। इसलिए कैपिटलिस्ट कंट्रीज के अंदर मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट आया कि कम से कम इतना पैसा तो मिलना चाहिए, वरना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमारा खून भी चूस लें, 20 घंटे काम करवाएं और कम से कम पैसे पर। और ऐसे देशों के अंदर बिजनेसेस मोनोपोली बना लेते हैं, जैसे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर कुछ कुछ कंपनियां हैं जो मोनोपोली बना के बैठी हैं। एग्जाम्पल आप जानते ही हैं, अपना एक अधिकार, एक ही सेलर है और वही ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, जनता से ज्यादा लाभ कमा रहा है। जनता जिस दाम में वो चीजें बेचना चाहता है उस दाम में खरीद भी लेगी। पब्लिक विल बाय एट वॉट एवर प्राइस दी सेलर इज रेडी टू सेल इन, बिकॉज देर इज ओनली वन सेलर एंड दे एक्सपेक्ट द सेलर टू गिव देम द सर्विसेज। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैपिटलिज्म की, कि कैपिटलिज्म के अंदर आप परचेजिंग पावर के हिसाब से चल रहे हो कि कितने में खरीदोगे, कितनी क्षमता है। अगर मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, पार्डन माय लैंग्वेज, बट लोगों को हैसियत के हिसाब से, औकात के हिसाब से बेचा जाता है। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, यहां पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ती है, आर्थिक असमानता बढ़ती है, और फिर इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डिप्रेशन, इकोनॉमिक रिसेशन, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको देखने मिलती है मार्केट इकोनॉमी के अंदर, मार्केट इकोनॉमी के अंदर। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, दूसरी नॉन मार्केट इकोनॉमीज होती हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। नॉन मार्केट इकोनॉमीज जहां पर, जैसे चाइना है, चाइना शुरुआत में एक नॉन मार्केट इकोनॉमी था, खुद प्लानिंग करता था, सेंटर लेवल पर प्लानिंग होती थी पूरे देश भर के लिए, और उस प्लानिंग के बाद पूरे देश भर के लिए पॉलिसीज तैयार होती थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो अब कुछ इकोनॉमीज ऐसी भी होती है, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया है क्लोज्ड इकोनॉमी, क्या चल रहा है देश में दुनिया जानती ही नहीं है। हम भी एक टाइम पे क्लोज्ड इकोनॉमी थे, हमने अपने दरवाजे बंद कर रखे थे कि किसी को बिजनेस करना है इंडिया के साथ, कोई व्यापार करना चाहता है इंडिया के साथ, हम बाहर से इन्वेस्टमेंट हमारे देश में नहीं आने देंगे, इन्वेस्ट करने नहीं देंगे। तो बस मुद्दे की बात यही है कि कुछ देश नॉन मार्केट इकोनॉमी सिस्टम भी फॉलो करते हैं। अब एडम स्मिथ जी के बारे में जाना, एक शख्स से और मुलाकात कराता हूं आपकी, ये है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कैपिटलिज्म के लालच को देख रहे थे। कार्ल मार्क्स ने कहा कि कैपिटलिज्म इन लोगों का खून पी जाता है, खून निचोड़ लेता है। कैपिटलिस्ट बिजनेसमैन वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, वो सिर्फ अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं। जनता के पास मजबूरी में एक्सप्लॉइटेशन का सामना करना पड़ रहा है जनता को। इसे स्टेट मॉडल कहते हैं, जो इनका सिद्धांत था, जो इनका कॉन्सेप्ट था। ये और इनके एक साथी फ्रेडरिक एंगल्स, उन्होंने मिलकर एक किताब लिखी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। एक और बुक लिख चुके थे, दास कैपिटल, ठीक है ना, द कैपिटल जिसे कहेंगे वो दास कैपिटल कहा जाता है। तो इनका जो स्टेट मॉडल था उसमें सरकार को ज्यादा इन्होंने कहा कि सरकार ही ज्यादा पावर रखे, संभाले इकोनॉमी को। ये आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया, कार्ल मार्क्स के आइडियाज के द्वारा। ये नॉन मार्केट इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है,
सोशलिज्म कम्युनिज्म से जुड़ा हुआ है। एनएमई नॉन मार्केट इकोनॉमी, ये कहते थे सरकार की जिम्मेदारी है जनता की भलाई के लिए काम करना, सरकार रिसोर्सेस का इस तरीके से इस्तेमाल करे कि जनता की भलाई के लिए यूज हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूं, दुनिया में दो टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम है, एक है कम्युनिज्म और एक है सोशलिज्म। सोशलिज्म एक हल्का फॉर्म है, कम्युनिज्म एक बड़ा फॉर्म है। सोशलिज्म 1.0 वर्जन है, कम्युनिज्म 2.0 वर्जन है। सोशलिज्म में क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास दो गाय हैं, तो सरकार कहेगी कि देखो एक गाय से तुम्हारा काम चल सकता है, एक अपने साथी को किसी पड़ोसी को दे दो ताकि एक एक बांट दी जाए और तुम सबकी जरूरत पूरी हो सके, टू ईच अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। ठीक है ना, एक एक बांट दो। कम्युनिज्म कहेगा अरे तुम्हारे पास दो गाय हैं, दोनों सरकार को दे दो, दोनों गवर्नमेंट को दे दो, तुम्हारे को दूध चाहिए ना, हम तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे, सरकार सब कुछ संभालेगी, सारे रिसोर्सेस सरकार के हाथ में रहेंगे। सोशलिज्म में गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, और कम्युनिज्म के अंदर सोसाइटी सब कुछ ओन करती है, कोई इंडिविजुअल ओनरशिप है ही नहीं, कोई एक व्यक्ति किसी चीज का मालिक नहीं है, सारा समाज माना जाता है कॉमन ओनर है। अब समाज, मान लो इंडिया में कम्युनिज्म आ जाए तो 140 करोड़ लोग तो राज कर नहीं सकते देश पे, 140 करोड़ तो सरकार चला नहीं सकते, तो आपस में किसी ना किसी अथॉरिटी को ये चूज करेंगे। जैसे रशिया के अंदर कम्युनिस्ट अथॉरिटी है, व्लादिमीर पुतिन उनके लीडर है। चाइना के अंदर ऐसे शी जिनपिंग है, राइट, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा चुने गए हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी होती है और कोई नहीं होगा। सोशलिज्म में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी हो सकती हैं। अब इंडिया का एग्जांपल ले लो, 1947 में, 1947 में हम आजाद हुए, जवाहरलाल नेहरू जी इंडिया के पहले प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी सोशलिस्ट नेचर के थे, वो चाहते थे समाज का कल्याण हो, गरीबी कम हो, देश डेवलपमेंट के रास्ते पे जाए, सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट था उनका। अब उस दौरान नेहरू जी के द्वारा कई सारी ऐसी पॉलिसीज लेकर आई गई जहां पे सरकारी कंपनीज को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को तरक्की करने के लिए रिसोर्सेज दिए गए। इंदिरा गांधी जी के टाइम पर 1969 के अंदर 14 बैंक्स थे, 14 बैंक्स थे जो प्राइवेट होते थे, उन्हें गवर्नमेंट बनाया। क्यों? ये समझ आ गया था कि प्राइवेट बैंक्स तरक्की करवा नहीं पाएंगे देश की, गरीबों को लोन देंगे नहीं, वो तो अपने प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट बैंक बना देते हैं, एटलीस्ट गवर्नमेंट बैंक तो जनता की तरक्की के लिए लोन देगा ना। तो सोशलिज्म में यही तो है कि रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना समाज की ग्रोथ के लिए, समाज के बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी में सुधार करने के लिए। कम्युनिज्म बिल्कुल एक्सट्रीम फॉर्म है, कम्युनिज्म में सब कुछ सरकार रख लेगी, जनता का कुछ है ही नहीं, सब कुछ गवर्नमेंट का। जैसे एग्जांपल दिया मैंने काऊ वाला, तो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत कम्युनिज्म का ही है, बट वो कहते हैं पहले किसी देश में सोशलिज्म आएगा, फिर उसमें धीरे धीरे कम्युनिज्म अपनी जो जड़ें हैं वो जमाने लगेगा। सबसे पहला एग्जाम्पल, इन्होंने तो थ्योरी दे दी, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सबसे पहला कहीं पे हुआ तो वो था यूएसएसआर, सोवियत रशिया। 1917 में वहां के राजा जार को हटाकर कई सारे पॉलिटिशियंस, व्लादिमीर लेनिन उनमें से एक थे, बोल्शेविक पार्टी, उन्होंने क्रांति करी, किसानों को, सैनिकों को, सोल्जर्स को एंड फार्मर्स को एक साथ जोड़ लिया, लेबर, सोल्जर, फार्मर एक साथ मिलकर वहां के राजा को हटा दिए और खुद की सरकार बनाई, और एक रशियन रेवोल्यूशन हुआ आज से 100 साल पहले। ये पहला एग्जांपल था। फिर चाइना में भी माओ जेतुंग ने बड़े बड़े जमींदारों से जमीनें छीन छीन कर, रिसोर्सेज छीन छीन कर चाइना का निर्माण किया, एक ऐसे देश का जो कम्युनिस्ट कंट्री है, और चाइना के अंदर भी कम्युनिज्म ऐसे फैला। आज चाइना है तो कम्युनिस्ट कंट्री, एक सिंगल पार्टी है चाइना में, बट मार्केट इकोनॉमी बन गई है, वो प्रॉफिट के लिए काम करती है, वो चाहती है जनता को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिले, वो जानती है कि दुनिया से हमारे देश में अगर इन्वेस्टमेंट, चाइना में इन्वेस्टमेंट आए तो लेबर कॉस्ट कम होनी चाहिए, हमारे लेबर सस्ता होना चाहिए, उसके लिए चाइनीज गवर्नमेंट काम करती है। तो मतलब चाइना के अंदर अब मार्केट सिस्टम आने लगा है, वरना पॉलिटिकली आज उनकी सोच अभी भी कम्युनिस्ट वाली है। तो रिसोर्सेस किसी भी देश के, संसाधन, पानी, हवा,
मिनरल्स, कोयला, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीजें दे शुड बी यूटिलाइज फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल द पीपल, हर जनता के लिए। ये कम्युनिज्म के कॉन्सेप्ट को प्रपाउंड करते हैं, रखते हैं कार्ल मार्क्स। और इस कॉन्सेप्ट को स्टेट मॉडल, स्टेट इकोनॉमी मॉडल भी कहा जाता है, या इसे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मॉडल भी कहा जाता है। सेंट्रली प्लान्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो प्लानिंग की जाती है। इंडिया ने भी प्लानिंग का मॉडल अपनाया था आजादी के तुरंत बाद। 12 5 ईयर प्लान, 12 5 ईयर प्लान टोटल आए हैं इंडिया में, और लास्ट 2017 में खत्म हुआ है। 2012 से 17 तक चला आखिरी। अभी 2017 के बाद से हमने कहा ये प्लान्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हटाते हैं, प्लानिंग कमीशन को हटाते हैं, और नीति आयोग लाए थे। 2017 में प्लानिंग कमीशन का रेलेवेंस बचा नहीं, हालांकि प्लानिंग कमीशन तो पहले ही खत्म हो गया था, नीति आयोग तो पहले ही आ चुका था 2015 से, बट लास्ट 5 ईयर प्लान 2012 से 17 तक चला। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हो आप इसी कम्युनिस्ट मॉडल को, या इसी स्टेट इकोनॉमी मॉडल को। बस इसमें वेरिएशन ये है, वेरिएंट है अलग अलग। वेरिएंट समझते हो, जैसे कोविड के अलग अलग वेरिएंट आए ना, अल्फा, बीटा, गामा, तो इसी तरीके से इकोनॉमी के भी अलग अलग वेरिएंट हैं, जहां पे हो सकता है सिर्फ सेंट्रल प्लान डिसाइड हो रहा हो, जैसे दिल्ली में बैठकर पूरे देश भर के लिए प्लान बनाया जाए, ये है सेंट्रली प्लान्ड सिस्टम। एक हो सकता है कम्युनिस्ट सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम, कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी मतलब, कमांड मतलब ऑर्डर देना, कमांड चलाना, ऑर्डर देना, कि ऊपर से बैठकर सरकार ऑर्डर चला रही है, इसे कहते हैं कमांड इकोनॉमिक सिस्टम। और ये इन्हीं के स्कूल ऑफ थॉट से जुड़ा हुआ है, इनकी सोच से जुड़ा हुआ है। यहां पर डिमांड सप्लाई को नहीं देखा जाता, यहां पर देखा जाता है सरकार ऐसा क्या कर दे जिससे देश में इनइक्वालिटी कम हो, असमानता कम हो, लेबर की, वर्कर की, फार्मर्स की भलाई हो, उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, उनका शोषण ना किया जाए। कार्ल मार्क्स ने कहा कि एक स्मॉल माइनॉरिटीज, अमीर लोगों की, कैपिटलिस्ट क्लास की एक छोटी संख्या, जनसंख्या, पॉपुलेशन पूरे देश भर पर राज करती है, कि हो सकता है 10% लोग ही 90% लोगों को नौकरी देते हो सकता है 10% लोग ही राज करते हो। आज रियलिटी है ये। ऑक्सफैम नाम की एक रिपोर्ट है जिसने कहा कि देश के 1% लोग देश का 40% से भी ज्यादा रिसोर्स ओन करते हैं, संसाधन ओन करते हैं। 6,000 करोड़ के घरों में रह रहे हैं लोग, जहां पे 6,000 झुग्गियां होंगी उनके घर के सामने। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो सिर्फ चंद लोग ही पूरे देश पर कंट्रोल कर रहे हैं। इस सिस्टम को हटाओ, कम्युनिज्म लाओ, सोशलिज्म लाओ, ऐसा इनकी सोच थी। कि मेजॉरिटी लेबर वर्कर्स, उनका शोषण हो रहा है, उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है अमीरों के द्वारा, जो बहुत छोटी माइनॉरिटी है। ये कहते थे कि देखो किस किस चीज की कॉस्ट कम की जा सकती है। अगर हम स्टील खरीदते हैं, स्टील आयरन जो है, उसकी कॉस्ट एक लेवल से ज्यादा कम नहीं हो सकती, ठीक है ना। कोयला खरीदते हो, एक लेवल से ज्यादा कम नहीं हो सकती, जो पैसा लगेगा वो लगेगा। बट वर्कर्स को कम पैसे में, मजबूरी का फायदा उठाकर कम पैसे में ज्यादा घंटे काम करवाया जा सकता है। ये वो टाइम था जब छोटे बच्चों से मजबूरी करवाई जाती थी, मजदूरी करवाई जाती थी, मजबूरी में मजदूरी, लेबर कराया जाता था, वर्क कराया जाता था। इंडिया में भी ऐसा होता था, फैक्ट्रीज एक्ट लाया गया इंडिया में इस वजह से। दुनिया में ऐसा होता था। अरे इनके खुद बच्चे सरवाइव नहीं कर पाए, तो उस समस्या को ढूंढने के लिए इन्होंने अपनी किताब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी। व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड हाउ कैन वी सॉल्व इट। बुलेट, बंदूक का भी इस्तेमाल करना पड़े, गोली का भी इस्तेमाल करना पड़े, वायलेंस का भी इस्तेमाल करने पड़े, दुनिया में क्रांति लाने के लिए वायलेंस का भी यूज करना पड़े तो करो, ऐसा इन्होंने कहा। कि जो ओनर है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, उनको फ्रूट ऑफ द लेबर, लेबर की, वर्कर्स की मेहनत का पैसा शेयर करना होगा, ऐसा इन्होंने कहा। कि और शांति से ना माने तो वायलेंस करो, पर रिसोर्स अपने साथ डिस्ट्रीब्यूट करो, रीडिस्ट्रीब्यूट करो। यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाओगे जो जनता चाहती है, कितने में प्रोवाइड करोगे, मिनिमम कॉस्ट में प्रोवाइड करोगे। यहां पे प्रॉफिट मोटिव नहीं है, यहां पे लालच नहीं है। पर सर ये तो इतना अच्छा लग रहा है सुनने में, तो पूरी दुनिया कम्युनिस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉब्लम्स है। व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स? देयर इज नो इंसेंटिव टू वर्क। अब प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, क्या इंसेंटिव बचा आपके लिए? देयर इज नो इंसेंटिव टू क्रिएट वेल्थ, क्या फायदा, कौन करना चाहेगा? गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगी। गवर्नमेंट इनएफिशिएंट तरीके से काम करती है, करप्शन होता है गवर्नमेंट में, सरकारी दफ्तरों के अंदर, भारत में भी, इंडिया में भी। ऐसा क्यों हुआ
कि एयर इंडिया जैसी एक सरकारी कंपनी को प्राइवेट कंपनी टाटा के हाथ में बेचना पड़ा, क्योंकि एयर इंडिया लॉस में थी, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लॉस में थी। सरकारी डिपार्टमेंट, सरकारी बैंकों में बहुत ज्यादा लॉसेस होते हैं कई बारी। क्यों? करप्शन। क्यों? वो इंसेंटिव नहीं है वर्क करने का, सरकारी नौकरी है, बैठे रहो, जिंदगी काट लेंगे। हमें जबकि ऐसा होना चाहिए, हमेशा प्रोएक्टिव, हमेशा सिंसियर अपने काम के लिए, हमेशा इस तरीके से काम करना है कि एफिशिएंसी आए, इफेक्टिवनेस आए, बट देयर इज नो मोटिवेशन टू वर्क हार्ड, देयर इज नो मोटिवेशन टू परफॉर्म एक्टिविटीज, देयर इज नो मोटिवेशन टू टेक रिस्क, देयर इज नो मोटिवेशन ऑफ इनोवेशन, नो मोटिवेशन टू रिसर्च, टू डेवलप न्यू थिंग्स। विकास अनुसंधान क्यों करें, नवाचार क्यों करें? ऐसा क्यों? कोई है ही नहीं आपके लिए मोटिवेशन। इसीलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में इनोवेशन होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, नई टेक्नोलॉजी लाई जाती है, कम कॉस्ट पे ज्यादा क्वालिटी देने की कोशिश की जाती है। पोलैंड के एक फिलोसफर थे 1950 के समय में, ऑस्कर लैंगी ने एक परिभाषा दी। एक बार इस पे बात करते हैं। ऑस्कर लैंगी, ये पोलैंड के एक प्रॉपर फिलोसफर, इकोनॉमिस्ट, एक गाइड थे। इन्होंने सुनिए क्या कहा। इन्होंने कहा इकोनॉमीज डिके के रास्ते पे, दहन के रास्ते पे, नुकसान के रास्ते पे, डिस्ट्रक्शन के रास्ते पे जा रही है, अनटिल अनलेस वो मार्केट सोशलिज्म अपनाएं, जो शुरुआत में चाइना ने और सोवियत यूनियन ने रिजेक्ट कर दिया कि हम कभी मार्केट सोशलिज्म को नहीं अपनाएंगे, कि सोशलिज्म तो रहेगा पर दुनिया की फैक्ट्री के तौर पे काम करें, दुनिया के लिए काम करें, अपने वर्कर्स को प्रोडक्शन के रास्ते पे लगाए, फैक्ट्रीज के रास्ते पे लगाए। शुरुआत में माओ जेतुंग इसके सपोर्ट में नहीं थे, चाइनीज कम्युनिस्ट लीडर, पर बाद में जाके अलग अलग लीडर्स आए, राइट, अलग अलग, अभी जैसे शी जिनपिंग है, अलग अलग लोग आए, वो समझ गए कि मार्केट सोशलिज्म, मार्केट बेस्ड मॉडल कम्युनिज्म के साथ, सोशलिज्म के साथ अपनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए 1980s में यूएसएसआर के द्वारा दो पॉलिसीज लाई गई। एक है पेरेस्ट्रोइका, पेरेस्ट्रोइका, एक है ग्लासनोस्ट, ग्लासनोस्ट। ओपननेस को बढ़ावा दिया कि सरकार का क्रिटिसिज्म करना है करो, बिजनेस करना है करो। एक ऐसी आइडियोलॉजी आई जहां पर ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया। रीस्ट्रक्चरिंग करी गई, पेरेस्ट्रोइका, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ जाने का बोला, मार्केट इकोनॉमी बनने का बोला। चाइना ने भी ऐसा ही किया 1980 के समय में, इंडिया से पहले। इंडिया ने तो एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में अपनाए थे ना, हमसे काफी समय पहले ऐसा कर लिया। और क्योंकि हमसे काफी समय पहले ऐसा कर चुके थे, चाइना आज हमसे ज्यादा तरक्की कर चुका है। अब इंडिया का टाइम है टू शाइन, टू वॉक अहेड। तो यूएसएसआर में प्रॉब्लम ये हुई कि यूएसएसआर कोई एक देश नहीं था, उसमें रशिया भी था, कजाकिस्तान भी था, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, यूक्रेन, बेलारूस, अलग अलग कंट्रीज उसका पार्ट थे। देयर वॉज अ बिग यूनियन। अब एक बड़ा परिवार होता है तो उसमें लोगों के आपस में मतभेद हो सकते हैं, हो सकता है सोच अलग हो, यस और नो, या वहां भी यही हुआ, सोच अलग थी, मतभेद हुए, प्रॉब्लम्स पैदा हुई, और 1990s तक आकर यूएसएसआर टूट गया, बट गया, और अब सिर्फ रशिया बचा है यूएसएसआर का रेमिनेंट। बाकी सब कंट्रीज इंडिपेंडेंट रिपब्लिक के तौर पे या डिक्टेटरशिप या डेमोक्रेसी के तौर पे काम कर रही हैं। और आज उसी यूएसएसआर के दो देश एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, यूक्रेन, रशिया, जो एक साथ एक परिवार का हिस्सा होते थे। जैसे आज परिवारों में प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई होती है, वैसे ही ऑस्कर लैंगी ने यही तो बताया कि दुनिया ऐसे सरवाइव नहीं कर पाएगी सोशलिज्म के साथ, मार्केट सोशलिज्म चाहिए, वरना इकोनॉमी डीके होने लगेगी, क्योंकि इनोवेशन का कोई अंदर से आपके लिए मोटिवेशन नहीं है। 1980s तक आते आते इकोनॉमीज को खुद को रेक्टिफाई करना पड़ा, मूव करना पड़ा। चाइना ने किया, रशिया ने किया, इंडिया ने किया 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लाकर। चाइना 1980s में लाती है ओपन डोर पॉलिसी, बंद दरवाजे भी खोल दो अपने, ओपन डोर पॉलिसी। इंडिया ने ओपन डोर किया 1991 में, चाइना 1980s में कर चुका था, 1980 में कर चुका था। लोग समझने लगे दूसरे देशों के कि चाइना में सस्ती लेबर है, जाके उनका इस्तेमाल करो, बिजनेस दो उन्हें, फैक्ट्रीज खोलो।
आज देख लीजिए, गुआंगझू हो गया, शंघाई हो गया, बीजिंग हो गया, इट इज अ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, और अगली फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इंडिया बन सकता है। तो चाइना ने इसकी तैयारी 1970 1980 से ही कर ली थी, कि वो समझ गए थे कि अब ओपन डोर पॉलिसी के तहत इकोनॉमी को ओपन करना होगा, अमेरिका से टक्कर लेनी है तो अमेरिका की तरह इकोनॉमिक सिस्टम बनाना होगा। हम भी समझे 1991 के अंदर, जब हमारी इकोनॉमी बिल्कुल डिस्ट्रक्शन के कगार पे आ गई थी 1991 में, जब हमें एलपीजी रिफॉर्म्स करने पड़े। अब एलपीजी एलपीजी बोल तो रहा हूं, एलपीजी है क्या? एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, एलपीजी लिबरलाइजेशन। पहले क्या होता था, सरकार, गवर्नमेंट, कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने का, यू हैव टू टेक गवर्नमेंट परमिशन, आपको सरकार से अनुमति लेनी होगी, लाइसेंस लेना होगा। फिर परमिशन भी ले लिया, बिजनेस भी कर रहे हो, उसके बाद सरकारी अफसर, सरकारी बाबू, सरकारी ऑफिसर आके छापा मारते थे, बार बार इंटरफेयर करते थे आपके काम में, भ्रष्टाचार होता था, करप्शन होता था। लेबर इंस्पेक्टर, अलग अलग फैक्ट्री इंस्पेक्टर, दे यूज्ड टू टेक मनी फ्रॉम यू। सेकंड, ओनली गवर्नमेंट सेक्टर वाज डोमिनेंट, गवर्नमेंट सेक्टर हैड नो कंपटीशन, बहुत बहुत कम कंपटीशन था, प्राइवेट सेक्टर के पास कोई इंसेंटिव नहीं था काम करने का, और उन्हें परमिशन भी नहीं मिलती थी। अगर आपने एक पिक्चर आई थी गुरु मूवी, अभिषेक बच्चन की, तो उसमें देखा होगा एक डायलॉग है कि सरकार हमें बिजनेस कहां करने दे रही है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है, सब कुछ तो सरकार बता दे रही है। लास्टली हमने ग्लोबलाइजेशन किया, हम जान गए कि हमारी आबादी है बहुत बड़ी, पॉपुलेशन है बहुत बड़ी, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा, बड़ी बड़ी ब्रांड्स, बड़े बड़े बिजनेसेस आएंगे, मैकडोनल्ड्स, केएफसी, बर्गर किंग, रीबॉक, प्यूमा, नाइकी, पेप्सी, कोका कोला, यहाँ पे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, हमें टैक्स देंगे, और हमारे देश में लोगों को नौकरियां मिलेंगी, जॉब्स मिलेंगी। तो दूसरे देशों की कंपनीज को आने दो, हमारे देश में बेटर टेक्नोलॉजी आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो देश तरक्की कर पाएगा, पैसा निवेश होगा हमारे देश की तरक्की के लिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से इंडिया में आके फैक्ट्रीज खुलेंगे, लोगों को जॉब मिलेगी, कार मैन्युफैक्चरिंग, फोन मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। तो एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों सुधार हुए। लिबरलाइजेशन में प्राइवेट कंपनीज बिजनेस करना चाहती है, लाइसेंस जो लेने की इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन होती थी वो कम की गई, कम से कम फॉर्म भर के सरकार से अनुमति मिल जाती थी। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया, प्राइवेट कंपनी स्टार्टेड कॉम्पीटिंग इन द इकोनॉमी, सरकारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। आज देखो ना, टाटा स्टील है, जिंदल स्टील है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसी एक सरकारी कंपनी भी है। आज कंपटीशन हो रहा है, कुछ कंपनियां सरवाइव नहीं कर पाई कंपटीशन, एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करना पड़ा, एमटीएनएल, बीएसएनएल सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है उनको भी प्राइवेटाइज करना पड़े। प्राइवेटाइजेशन के फायदे नुकसान नहीं बता रहा हूं मैं आपको, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि नॉर्मली ऐसा होता है। तो एलपीजी रिफॉर्म्स इंडिया में किए, and why were they performed? So that our economy can grow in the long term, हम सरवाइव कर सकें। वरना तो क्या होता कि अगर इंडिया के अंदर ऐसा सिस्टम ना लाया जाता तो देश में जनता के पास पैसा ही नहीं होता इंडिया के बाहर से चीजें इंपोर्ट करने का। आप इंडिया के बाहर से ऑयल खरीदते थे, गोल्ड खरीदते थे, हमारे पास 2 हफ्ते का पैसा बचा था। और ये आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, जिसे कहा जाता है टर्म को इंपोर्ट कवर। इंपोर्ट कवर हमारे पास 2 हफ्ते का रह गया था, 2 वीक्स का, ओनली 2 वीक्स ऑफ इंपोर्ट कवर। अगर एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं करते, जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर थे, पीवी नरसिम्हा राव जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, आवर कंट्री वुड हैव नॉट सर्वाइव्ड। अगर हम नहीं करते ऐसा, तो हमारे पैसा ही नहीं बचा था। उधार, आज जो पाकिस्तान का हाल है, दूसरे देशों से उधार ले लेकर जीना पड़ रहा है, वैसा ही हाल हो जाता। वी चेंज्ड आवर इकोनॉमिक सिस्टम। तो एक सोशलिज्म और कम्युनिज्म की बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमीज को अपने आप को रिफॉर्म करते रहना होता है, रिस्ट्रक्चर करते रहना होता है, वरना वो इकोनॉमी सर्वाइव नहीं हो पाएगी। और अमेरिका में जहां पर कैपिटलिज्म था, उसने 1929 में रिसेशन देखा, डिप्रेशन देखा। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, ये भी कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे पूरी तरीके से। एक नया कॉन्सेप्ट आया जो कि जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा दिया गया। जेएम कीन्स थे ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, पर इनकी पॉलिसीज अमेरिका के लिए ज्यादा एप्लीकेबल रही। जॉन मेनार्ड कीन्स के सिद्धांत की वजह से ही आज हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। इन्होंने अमेरिका की इकोनॉमी देखी और कहा
कि सरकार हर चीज से हाथ पीछे खींच लेगी तो बिजनेस कैसे चलेगा? इफ गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफियर और सुपरवाइजेस और मैनेजेस द गवर्नमेंट डज नॉट मैनेजेस द इकोनॉमी, हाउ विल द कंट्री सर्वाइव? और इनके कॉन्सेप्ट को मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट कहा गया। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है दैट द प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट सेक्टर विल कोएग्जिस्ट। निजी क्षेत्र और सरकारी उपक्रम साथ मिलकर काम करेंगे, आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे, दे विल बी कंपीटिंग विद ईच अदर। और ये कॉन्सेप्ट आया मिक्स्ड इकोनॉमी के तहत, आपस में ही कंपटीशन है। अमेरिका में सबसे पहले जब सरकार समझ गई मीन्स के कॉन्सेप्ट, जॉन मेनार्ड कीन्स के कॉन्सेप्ट को, तो दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन द पब्लिक वेलफेयर। जनता के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, तो सरकार समझी कि जनता से कुछ काम करवाओ। जैसे इंडिया में मनरेगा है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें 100 दिन का आपको काम दिया जाता है गारंटीड। अगर काम नहीं मिल रहा तो 100 दिन का पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा एक साल में। अब वो पैसा मिल रहा है लोगों को, चाहे काम सरकार दे या ना दे, जिससे लोग अपना पेट तो भर सकते हैं ना, एटलीस्ट दे कैन फीड देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। सिमिलर थिंग हैपेंड इन यूएसए। हूवर डैम बनाया गया, ग्रैंड हूवर डैम, एक बहुत बड़ा बांध, ताकि नदी के पानी को, रिवर के वाटर को चैनलाइज किया जा सके, खेतों में दिया जा सके, उससे वो एग्रीकल्चर करें, एग्रीकल्चर करेंगे, खेती करेंगे, फूड ग्रेन्स उगा पाएंगे, गेहूं चावल अलग अलग चीजें, जिसे खा के पेट भरेगा तो हंगर कम होगी, लोग एग्रीकल्चर के अंदर काम ढूंढ पाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, पैसा आएगा, पैसा कमाएंगे तो पॉवर्टी कम होगी। देखा, एक साथ 3 चीजों पे हमला किया। उसके अलावा एक बार डैम बनेगा तो जिसकी वजह से डिजास्टर आते थे, नुकसान होते थे, बाढ़ हो जाती थी, वो नहीं होगी, तो सरकार का पैसा बचेगा डिजास्टर रिलीफ का, है ना, ये भी फायदा है। लोगों को नौकरियां मिलेंगी, बेरोजगार नहीं रहेंगे, एंटी सोशल एक्टिविटीज, क्राइम, चोरी चकारी, ऐसी चीजें नहीं करेंगे। देख रहे हो कितना बेनिफिट है। तो इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को चीजें अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट जस्ट कांट पुल इट्स हैंड्स फ्रॉम द इकोनॉमी, गवर्नमेंट हैज टू गेट इन्वॉल्व, गवर्नमेंट हैज टू इंटरफियर, गवर्नमेंट हैज टू इंटरफियर, इट हैज टू गेट इन्वॉल्व। तो इसीलिए इनके कॉन्सेप्ट, इनके मॉडल, इनके सिस्टम के अंदर यही सबसे बड़ा चेंज आया जॉन मेनार्ड कीन्स के, कि इन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को बढ़ावा दिया, विच इज अ ग्रेट थिंग। इंडिया ने भी इसको अपनाया। इंडिया में 1991 से पहले ज्यादातर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी। 1991 के बाद प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलकर कंपटीशन करने लगे, ताकि देश तरक्की कर सके, हमारा देश ग्रो हो सके। इंडिया में हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाना शुरू किया, जो अमेरिका 1930s में पहले ही कर चुका था, जो अपने इकोनॉमिक डिप्रेशन से बाहर आने के लिए कर चुका था। बट अमेरिका ने इसको एक लास्ट रिजॉर्ट की तरह यूज किया था, अंतिम रास्ता, आखिरी रास्ता, क्योंकि अमेरिका कुछ भी कर रहा था, अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को दूर नहीं कर पा रहा था, इकोनॉमिक डिप्रेशन से दूर नहीं जा पा रहा था। फिर अमेरिका ने वापस कैपिटलिज्म के मॉडल पे चलना शुरू किया। दुनिया का अगर कोई पहला देश है जिसने जॉन मेनार्ड कीन्स के सिद्धांत को पूरी तरह अपनी पॉलिसी के लिए इंप्लीमेंट किया, तो इट वाज फ्रांस। 1944-45 में नेशनल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट शुरू किया फ्रांस ने, 1944-45 में। इंडिया ने भी 1947 के बाद प्लानिंग कमीशन बनाया, इंडिया ने भी इंडिया के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने शुरू करे, बट फ्रांस हमसे पहले कर चुका था 1944-45 में, जहां पर नेशनल प्लानिंग फ्रांस ने अडॉप्ट करी, ताकि अपनी इकोनॉमी को मॉडिफाई कर सके, गरीबी दूर कर सके। वर्ल्ड बैंक भी आज कहता है कि सरकार का इंटरवेंशन, हस्तक्षेप, इन्वॉल्वमेंट इकोनॉमी में होना चाहिए। जस्ट इमेजिन, अगर इंडिया में आरबीआई नहीं होता तो क्या होता? जितने भी बैंक्स हैं, सरकारी प्राइवेट, अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर रहे होते। यस बैंक का बेस्ट एग्जांपल है। यस बैंक ने अपने कस्टमर्स के साथ फ्रॉड किया, इसलिए उनके ऊपर आज केस चल रहा है। अगर आप वाकिफ हैं, नहीं है तो मैं बैंकिंग की क्लास में वो केस स्टडी डिस्कस करूंगा, मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना जरूरी है। जैसे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में सेबी है, जैसे बैंक्स को इंडिया में रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है। ऐसे अलग अलग इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है जो मार्केट में, जो हमारे बिजनेसेस में सब कुछ सही तरीके से चले, जनता के साथ कोई भी फ्रॉड ना हो, करप्शन ना हो, स्कैम ना हो, लॉस ना हो, जनता की सोशियो इकोनॉमिक नीड्स पूरी हो। वो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल इंडिया अपना चुका है, जहां पे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर आर कंपीटिंग विद ईच अदर, राइट, जहां पे प्रॉफिट मोटिव के लिए काम किया जा रहा है, एट द सेम टाइम
सरकार चाहती है जनता की भलाई भी हो, गवर्नमेंट भी जनता की भलाई कर सके। प्लीज रिमेंबर दैट। जहां पे सिर्फ प्रॉफिटियरिंग नहीं, पब्लिक वेलफेयर भी होना चाहिए, कंपटीशन भी होना चाहिए, रूल्स होने चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, टैक्स होना चाहिए कि अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों में जनता के लिए भलाई के लिए सरकार बांट सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए। यहां पर व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करना है, जो सेंट्रल क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, जो भी सोशल वेलफेयर के लिए जरूरी हो, जनता की भलाई के लिए जरूरी हो। तो इसीलिए आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट देखने मिलता है जॉन मेनार्ड कीन्स का मिक्स्ड इकोनॉमी का। आशा करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इज एट द सेंटर। एक थी कमांड इकोनॉमी, जो मैंने कार्ल मार्क्स के कॉन्सेप्ट में समझाई, जहां पे गवर्नमेंट सारे रिसोर्सेज ओन करती है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, कौन सी चीज किस दाम में बिकेगी सब सरकार बताती है। मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर होता है, फ्रीडम है टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। सप्लाई और डिमांड, इनका एक रिलेशनशिप होता है जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, तब एक बार फिर समझाऊंगा। बट मिक्स्ड इकोनॉमी इज एट द सेंटर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। पॉजिटिव नेगेटिव हमने बात करें। अगली क्लास में हम, जो हमारा पार्ट 2 होने वाला है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, क्विनरी सेक्टर्स कौन से हैं, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे। रोस्टॉव का मॉडल पढ़ेंगे हम, वॉशिंगटन कंसेंसस, बीजिंग कंसेंसस क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे हम। और बस इतना ही नहीं, हम नेशनल इनकम स्टार्ट करेंगे। तो आपके लेक्चर्स काफी कॉम्प्रिहेंसिव होंगे इकोनॉमिक्स में, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर हाँ, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है आपको। उसके लिए स्टडी IQ के आप P2I बैच में एडमिशन लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। रेगुलर डेली बेसिस पे क्लासेस होती हैं, लाइव इंटरेक्शन होता है, आप मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं, आप अपनी आवाज से सवाल पूछ सकते हैं। हमारे P2I बैच में एडमिशंस इस टाइम पे ओपन है। 22 जुलाई शाम 6 बजे क्लास चल रही है। आप सुबह 8 बजे या शाम 6 बजे जो भी कंफर्टेबल फील करते हैं वो बैच में एडमिशन लेके तैयारी करिए। वसू लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड अप्लाई करिए। शुद्ध हिंदी में, प्योर इंग्लिश में बैचेस अवेलेबल हैं, प्योर हिंदी में बैचेस अवेलेबल हैं, और इंग्लिश में बाइलिंगुअल, जिसमें मैं इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स आपको पढ़ाता हूँ। आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, आपके घर पे सारी बुक्स आएंगी, आपको प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रीलिम्स और मेंस के क्रैश कोर्स भी मिलेंगे। आपको प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद 2024 का मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी मिलेगा। अरे कहीं पे इतना कुछ मिलता है क्या? स्टडी IQ फेवर्स गुड क्वालिटी एजुकेशन एंड वी फेवर दैट यू शुड गेट सक्सेस इन द एग्जाम। तभी तो कह रहा हूं, एक अच्छा अटेम्प्ट, दो अच्छे अटेम्प्ट दो, हद से ज्यादा 6-6 साल बैठने की जरूरत नहीं है। अटेम्प्ट देकर क्लियर होता है एग्जाम, वेल एंड गुड है। पूरी प्रॉपर तैयारी करो और पूरी प्रॉपर गाइडेंस में तैयारी करो। आप खुद प्रॉपर गाइडेंस नहीं लोगे तो एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। तो हैंड रिटन नोट से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। हमारे मेंटर्स से आप पूरे दिन 24 घंटे कभी भी बात कर सकते हो, फोन कॉल्स, व्हाट्सएप के माध्यम से। आपका कोई सवाल है, जैसे आपको रिसेशन नहीं समझ आया, पूछना है मतलब क्या है, हमारे काउंसलर्स, हमारे गाइड्स, हमारे मेंटर्स आपके लिए अवेलेबल रहते हैं पूरे समय। एक बार आपको एडमिशन लेना है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको यूपीएससी प्रिपरेशन में। 2024 के लिए और 2025 के लिए दोनों के बैचेस अवेलेबल हैं। 2025 का 35,999 का है। 1 साल तक क्लास चलेंगी आपकी। आप मेरे टेलीग्राम पे आ जाइएगा, जिसपे आपको क्लास की PDF भी मिलेगी और मैं पूरा कोर्स प्रोग्राम डाल दूंगा। तैयारी अभी शुरू करना, वैसे ही समय काफी ज़ाया हो चुका है। और प्रॉपर जब भी आप वीडियो देख रहे हो, मान लीजिए 2025 में, 26 में, कभी भी देख रहे हो, तो join the latest batches. Study IQ is going to provide the best qualitative education to you all. Take benefit. इसका जरूर फायदा लें। आज के लिए मैं यहीं पे आप सबसे रुखसत होना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, मुझे रुकना पड़ेगा। पर बहुत अच्छा लगा आप सबको पढ़ाकर। यू आर वेरी वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। हम आप सबको सिलेक्शन के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ के तैयारी करनी होगी। टेक बेनिफिट ऑफ दैट। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ और आज भी वही कहूंगा, जय हिंद, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड लक। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।